हेलो बच्चों, फिर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से है ना प्रोबेबिलिटी लाया हूँ। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन, जी हाँ प्रोबेबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों। तो कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्पस से दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल आसान है और जो आप जी हाँ एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन जाने। जहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। मतलब ये आपके पास दिया हुआ है और a बाई बी का प्रोबेबिलिटी 2/5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। मतलब ए के प्रोबेबिलिटी का दुगुना जो है वह 5/13 है, यही ना। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 5/26, 5/26। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू डायरेक्ट दिया हुआ है 5/13। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, ये देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी आपके पास दिया हुआ है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते थे, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जी हाँ, अर्थात ए एंड बी में जो इंटरसेक्शन होता है और डिवाइडेड बाय बी का प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। अब बताइए 2/5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास पहले से अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों 5/13, 5 कैंसिल मतलब 2/13। देखिए आपने ए का प्रोबेबिलिटी ले लिया, आपने बी का प्रोबेबिलिटी ले लिया और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। ठीक, क्योंकि हम लोगों को ये सब की जरूरत है कहाँ, यूनियन में। जी हाँ, ए यूनियन बी। आपको याद होगा, आपने एडिशनल थ्योरम का नाम सुना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये जानते हैं आप लोग। अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले से अवेलेबल है हमारे पास 5/26, बी का प्रोबेबिलिटी आपके पास 5/13 और ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी आपके पास पहले से निकाल चुके हैं 2/13। अब चलिए तीनों का एलसीएम लीजिए 26, 5 13 2 जा मतलब 10 हो जाएगा, 13 2 जा 2 2 जा 4 मतलब 10 + 5 15 - 4 कितना बच्चों 11/26। ये देखिए जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें फटाफट। आइए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन देखें। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब आप दो छक्के को टॉस करोगे तो उस दोनों को मिला के 7 और 11। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिए, 7 और 11 जो है एक तरह से इसमें सम छुपा हुआ है। माने दोनों का डिजिट का सम कितना 7 होना चाहिए या 11, क्योंकि एक डाइस में 7 नहीं होता है बच्चों। क्या 1 से 6 तक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप दो डाइस का सैंपल स्पेस बना लो, फटाफट बना लो। 1 से 6 क्रॉस दूसरे डाई का 1 से 6। आपको ये पता है बच्चों, इसका अगर पेयर करेंगे 1 1 1 2 और इस तरह से 6 6, इसका मतलब है 36 होगा भाई। 1 के साथ 6 गो बनेगा, 2 से 6 बनेगा, 3 से और इस तरह से सब डिजिट से। जी हाँ, जितने भी डिजिट हैं सबसे 6 बनेगा मतलब 36 बनेगा। इसका मतलब है सैंपल स्पेस की संख्या हो गई 36। क्लियर। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या लाना है भाई, आपका इवेंट लाना है आपको 7, मतलब सम ऑफ डिजिट जो है वह क्या होना चाहिए भाई 7। जी हाँ, जबकि ये नहीं कह रहा था, बट आपको ये इमेजिंग करना होगा। जी हाँ, सोचना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में तो कुछ थिंकिंग भी करना पड़ता है भाई। जी हाँ, सम 7 हो जाए तो बताइए सम 7 किसका होगा। तो बच्चों 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये तो नहीं होगा। डायरेक्ट 1 से 6 चले जाइए, 1 से 6 में चले जाइए। 1 + 6 कितना 7,
फिर 2 में चले आए, 2 में 5 के साथ, जहाँ 2 में जाइएगा तो 2 + 5 7 होगा। उसके बाद 3 में किसके साथ, 4 के साथ, 4 में किसके साथ, 4 में 3 के साथ, है ना। 5 में सिर्फ एक ही बनेगा बच्चों सबसे, 5 में किसके साथ, 2 के साथ, और 6 में किसके साथ, 1 के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, क्लियर। उसके बाद बी, जहां बी अगर जानना है, बी जानना है जी, बी क्या कहता है भाई, दूसरा इवेंट क्या कहता है कि सम क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, तो 11 हो जाना चाहिए, दोनों का डिजिट का सम क्या हो जाना चाहिए, तो 11। तो मेरे प्यारे बच्चों अब सोचिए तो 11 कैसे होगा, तो बच्चों 1 + 6 लास्ट डिजिट होता है 1 से 6, तो 1 + 6 तो 7 होगा। फिर दूसरे में 2 में जाइएगा, जब 2 से बनाएगा तो 2 से बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए लास्ट डिजिट से अगर पेयर बनाते हैं 2 + 6 कितना होगा, 8, 2 से भी नहीं बनेगा। 3 से बनाइएगा, 3 + 6 9, इससे भी नहीं बनेगा। 4 से बनाइएगा, 4 + 6 जहां 10, अब पहुंच रहे हैं जगह पे 5 से बनाइएगा, 5 + 6, हाँ जी, एक पहला मिला मेरा पेयर, 5 + 6 11। उसके बाद आपको दूसरा 6 से बनाइए, 6 और 5, जी हाँ एक ही बनेगा। ये देखिए इसमें कितनी संख्या हो गई भाई, तो 2 संख्या हो गई, क्लियर। अब चलिए दोनों का प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें। ए का प्रोबेबिलिटी बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट 6 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना 36, इसका मतलब 1/6 हो गया भाई। उसके बाद बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लें, बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लें, बी का कितना है भाई 2 है, अब बाय 36 अर्थात 1 कितना 18 हो जाएगा। इसका मतलब है 7 होने का, जी हाँ 7 होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6 और 11 होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/18। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई ऐसा प्रोबेबिलिटी जो 7 हो या 11, मतलब ए हो या बी हो और बी हो, जी हाँ ए और बी। तो एक बात याद रखिएगा, और में हमेशा कोई भी रीजनिंग टाइप प्रॉब्लम हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, उसमें प्लस किया जाता है, और एंड जब रहे तो वहां मल्टीप्लाई करना, ये एक ट्रिक मेमोरी में रख लो, और जहां रहे वहां प्लस और एंड जहां रहे वहां मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका मतलब है कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों के सम का प्रोबेबिलिटी चाहिए, अर्थात ए का प्रोबेबिलिटी कितना भाई 1/6 और बी का प्रोबेबिलिटी कितना 1/18, दोनों को प्लस कर दो भाई, 3 + 1 बताइए 4/18, इसका मतलब है 2 और 9 मतलब 2/9। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2 डाइस को आप टॉस करोगे और उसमें 7 हो और 11, उसके लिए निश्चित तौर पर आप लोगों को कितना प्रोबेबिलिटी मिलने जा रहा है भाई, तो 2/9, है ना। तो क्लियर हो गया, दोनों को अलग अलग पार्ट में निकाले और फिर दोनों को सम कर दिए, है ना। तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 देखें और देखिए क्या कहता है। ए का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, बी का प्रोबेबिलिटी 3/5 है और इस दोनों के यूनियन का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चों A/B मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ, इसको कैसे निकालते थे, तो A एंड B में जो कॉमन रहता था मतलब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, अब डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब जो नीचे में रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ही रहेगी। इसमें क्या होता प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक्चुअल में B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B तो सेम ही होगा ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो जी हाँ दोनों में देखिए आपके पास A प्रोबेबिलिटी है, B प्रोबेबिलिटी है, यूनियन है, बट क्या नहीं है, तो इंटरसेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा यूनियन के सहारे। बताइए एडिशनल थ्योरम आपने पढ़ा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बताइए इसका रिजल्ट आपके पास 3/4 है, A का रिजल्ट 2/5 है, B का रिजल्ट 3/5 है और इसका रिजल्ट आपको प्राप्त करनी है, निकालनी है ना। जी हाँ चलिए निकालते हैं मेरे यार, ये क्या हो जाएगा 5/5 P A इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम होगा तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1, 3/4 = 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
अब देखिए इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको इधर लाइए, 3/4 को उधर ले जाइए मेरे यार, 1 - 3/4। बताइए 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1/4। ये देखिए आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, तो हम दोनों निकाल सकते हैं। आइए, दोनों का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही लिख दिया था, A/B, जहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, अब बाय कितना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपने क्या निकाला है, 1/4 निकाला है, 1/4 निकाला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास कितना है, तो 3/5, 3/5, तो 1/4 × 5/3, इसका मतलब है 5/12। ये देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका निकल गया। अब आपको B/A निकालना है, B/A निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना। इसका भी यही होता है भाई, खाली नीचे में जिससे इफेक्ट पड़ता है उससे डिवाइड करते हैं। बताइए 1/4 और A का प्रोबेबिलिटी आपके पास कितना है, 2/5। बताइए 1/4 × 5/2, मतलब 5 कितना हो जाएगा, 8। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकल गया 5/12, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकल गया बच्चों 5/8। तो जी हाँ, इसमें थोड़ा छोटा रिजल्ट आपको मेमोरी में रखना है, बस आराम से हम लोग निकाल सकेंगे, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है और छोटा ही प्रॉब्लम आता है बच्चों। जी हाँ, देखिए बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्मॉल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बट आपके पास थोड़ा कंसेप्ट रहना चाहिए। आइए देखिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जी हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, स्वतंत्र है, इफेक्टेड नहीं है। उसके बाद ए का प्रोबेबिलिटी आपके पास कितना है भाई, 0.3, और बी का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 0.4। क्लियर, ये दोनों हमारे पास प्रोबेबिलिटी है और आपको दो रिजल्ट निकालनी है। एक तो कह रहा है भाई इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जब इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कब होता है भाई, जब याद रखिएगा ए एंड बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, जी हाँ इफेक्टेड नहीं रहता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तरह से एंड, जहां, और याद होगा हमने बोला था और अगर रहता तो यूनियन होता, और एंड अगर होगा तो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन किस में बदला, मल्टीप्लाई में, जहां जिसको कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के नाम से जानते हैं भाई। अब बताइए जब ऐसा हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपके पास है ही, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.4। बताइए मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 × 12 और 2 दशमलव है तो 0.12 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.12। ये हो गया इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए दूसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। तो जरा सोचिए, जब पहले ही कह दिया गया है कि ए बी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बी ए को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, और यहां कह रहा है कि भाई ए निकाला जा रहा है प्रोबेबिलिटी का, जबकि बी घटना घटित हो गई है। जी हाँ, ए बाय बी का मतलब होता है कि ए का आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जबकि बी घटना घटित हो चुकी है, अर्थात क्या इफेक्ट किया है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए भाई। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो है आपको बी की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि बी इफेक्ट नहीं कर रहा है भाई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहा ही नहीं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका जो रिजल्ट है पहले से है, मतलब 0.3। जहां इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0.3। अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम को देखें तो आप सोचेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ऐसे निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल तो सकते हैं, बट रिजल्ट आपका वही रहेगा, रिजल्ट बदलेगा नहीं, है ना। जहाँ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास कितना है, 0.12। अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4, डेसिमल 10 हो जाएगा, एक डेसिमल यहाँ 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 × 12, इसका मतलब 3/10। बताइए 0.3 आया कि नहीं। इसका मतलब है जहाँ अगर ये कंसेप्ट यूज कीजिएगा कि भाई इफेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्ट हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, है ना। जहाँ अगर जैसे हम लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई
इसका मतलब है ये देखना चाहता है कि बी जो है, बी पर ए के द्वारा इफेक्ट है, तो भैया कंडीशनल होगा। लेकिन यहां तो इफेक्टेड है नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना? जहां तो ये कंसेप्ट आप अपने मेमोरी में रखें। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो वह सिंपल इवेंट हो गया, अर्थात सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया। और अगर इफेक्टेड है तभी ए बाय बी के फॉर्म में आता है या बी बाय ए के फॉर्म में आता है ना? तो समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी का 5वां नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए, इस एक आदमी है जो 75% सच बोलता है किसी केस में। एक आदमी है जो 75% सच बोलता है, 75%, और बी आदमी है जो 80% सच बोलता है ना? उसके बाद कह रहा है भाई कि व्हाट परसेंट ऑफ केस आर दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास, जी हां, मतलब दोनों में विरोध हो, है ना? जी हां, इसी को कहते हैं विरोधाभास। ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। किसी फैक्ट पर, जी हां, किसी फैक्ट पर चर्चा हो रही है, उसमें ए आदमी भी बोलना चाह रहा है और बी आदमी भी बोल रहा है, बी आदमी भी बोल रहा है, ठीक है? कोई फैक्ट है, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर चर्चा हो रही है दोनों तरफ से, बट ये जो है सच बोलता है 80%, सॉरी कितना, 75%। प्रॉब्लम को समझ लें, 75%। बट अगर सच 75 बोल रहा है तो मतलब झूठ भी बोल रहा होगा। झूठ कितना बोल रहा है बताओ? झूठ कितना होगा? 25%। क्या 100% अगर बात है तो 75% सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है 25%। बी देखिए, बी कितना सच बोलता है भाई? तो बी बोलता है 80%। बी कितना बोलता है सच? 80%। और झूठ कितना बोलता है भाई? तो वो निश्चित तौर पर 100 में 80% सच बोलेगा तो 20% में झूठ बोलेगा। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि ए जो है दोनों चीज बोलता है, सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। तो आप क्या करें, ए के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी बताएं 75% और टोटल कितना 100, 25 या 75, 25 चौक 100, मतलब सच ए के द्वारा सच बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4। और झूठ बोलने का मतलब वह सही नहीं बोलता है भाई, झूठ बोलने का। तो आप क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी तो वैसे 1 होता है, 1 में 3/4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और अदरवाइज अगर परसेंटेज के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो 25/100 करेंगे तो भी 1/4 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, सच बोलने के लिए 3/4 और झूठ बोलने के लिए 1 में 3/4, क्योंकि सच एंड झूठ दोनों मिला के इसका वक्तव्य होता है भाई। तो दोनों मिला के उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हमेशा 1 होता है, किसी का भी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बी आदमी, मान लो बी आदमी का इवेंट लेते हैं एफ। अब बी आदमी सच बोलने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? तो 80% बोलता है तो 80/100 हो जाएगा भाई। 0 कैंसिल, 4, 5, मतलब क्या हो गया? बी आदमी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी बंदो 4/5 हो गया। तो निश्चित झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 में 4/5 माइनस कर दो, मतलब कितना हो गया? 1/5। तो आप चाहोगे अगर परसेंटेज के हिसाब से बनाना, वो भी हो जाएगा 20/100, 1/5 हो जाएगा। तो ए का सच का प्रोबेबिलिटी एंड झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के विरोधाभास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। जहां और प्रोबेबिलिटी कैसा होना चाहिए? तो कंट्राडिक्ट प्रोबेबिलिटी। कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, है ना? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब जरा सोचो, अगर एक किसी फैक्ट पर, समझिएगा, सच बोल रहा है तो निश्चित बी अगर सच बोलेगा तो विरोधा होगा, विरोधाभास नहीं होगा, तब तो बिल्कुल राजी खुशी होगी बच्चों। लेकिन दोनों को विरोध करना है तो एक अगर सच बोल रहा है तो बी क्या बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं? या ऐसा भी हो सकता है कि ए अगर झूठ बोल रहा है इसके फैक्ट के बारे में तो निश्चित बी को क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए। तो जी हां, दोनों का अगर अपोजिट होगा तभी विरोध होता है। अगर दोनों सही सही बोलता या झूठ झूठ बोलता तो विरोध नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए पहला ए व्यक्ति का अगर सच का प्रोबेबिलिटी लेंगे तो दूसरे व्यक्ति का क्या लेंगे? झूठ का प्रोबेबिलिटी। दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि मल्टीप्लाई क्या बोले थे बच्चों, जब भी एंड रहे, ए भी बोल रहा है एंड बी भी बोल रहा है, ए भी बोल रहा है एंड बी भी बोल रहा है, और एंड में मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर और जी हां, और में क्या लगा देंगे, प्लस। अब बताइए दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, दूसरे कंडीशन में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ए झूठ बोल रहा है, समझिएगा, ए झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ए झूठ बोल रहा है, तो निश्चित तौर पर दूसरा क्या बोलना चाहिए भाई, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, इसका मतलब एफ। अब दोनों प्रोबेबिलिटी को निकाल के सम कर दो बस। ई का प्रोबेबिलिटी बताओ 3/4, एफ डैश का प्रोबेबिलिटी बताओ 1/5, एफ डैश का प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/5। अच्छा, ई डैश का प्रोबेबिलिटी बताओ, ई डैश का कितना 1/4, और एफ का प्रोबेबिलिटी बताओ 4/5। बताइए 3/20 प्लस 4/20, दोनों का एलसीएम सेम होगा, 4 + 3 कितना 7/20। ठीक है, ये निकल गया कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास का प्रोबेबिलिटी। अब इसको अगर परसेंटेज में, जी हाँ परसेंटेज में चाहता है तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 पंच 100, मतलब कितना हो गया भाई 35%। जी हाँ, तो यह चीज तो हमारे सामने हमेशा गुजरते रहता है बच्चे, है ना, हर चीज में हम लोग देखते हैं कि एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, तभी दोनों में युद्ध होता है, वरना युद्ध नहीं होता है। अगर दोनों सच बोलने लगे या दोनों झूठ बोलने लगे तो क्या युद्ध होगा, नहीं होगा मेरे यार, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर पर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। जी हाँ, तो चलिए नोट कर लें। आइए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, काफी जबरदस्त है। देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, और यह टेबल किसका है भाई, तो रैंडम वेरिएबल का। जी हाँ, किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी दिया गया है। ये देखिए फर्स्ट रो जो देख रहे हो, यह रैंडम वेरिएबल है, 0 से कहां तक 5 तक, और उसी का ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, क्लियर। और इसमें देख रहे होंगे कि एक नया कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, वो है के, तो इसीलिए बच्चों के निकालना है, जो आपके प्रोबेबिलिटी में जुड़ा हुआ है उसको के निकालना है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप अगर समझते हैं रैंडम वेरिएबल तो अति उत्तम, नहीं समझते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं भाई मेरे प्यारे बच्चों। बस एक ही टेक्निक याद रखना है, कोई भी टेबल रैंडम वेरिएबल का उसके प्रोबेबिलिटी का दिया रहे तो बस झट से आप क्या करो, सभी प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 होता है, ये आप अपने माइंड में रखो। जहां जितना भी प्रोबेबिलिटी दिया गया है सबका सम क्या होगा बंधु 1 होगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। जहां अब सम कर दीजिए 1/15 प्लस के, सबका प्रोबेबिलिटी है भाई 15k प्लस 2/15 प्लस के 15k माइनस 1/15 अब प्लस 1/15 इक्वल टू क्या कर दीजिए 1 कर दिए, सबको सम कर दिए। अब आप अपना ऑपरेशन करें, 15 ले लें एलसीएम, 1 प्लस के, सॉरी 1 प्लस 15k हो जाएगा ना यहाँ 15k, अब प्लस यहाँ तो 15 है, ये है 15k प्लस 2, यहाँ देखिए फिर 15k आ जाएगा, ये देखिए k है ना 15k आ जाएगा। यहाँ बताइए 15k माइनस 1 अब प्लस 1 इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखिए -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 15 15 दूनी 30, 3 45 चौको 60, जी हाँ 60k, और यहाँ देखिए 2 1 3 बाय कितना 15 बराबर 1। अब ये बताइए 60k प्लस 3 इक्वल टू 15, नीचे वाला जो 15 है इधर आ जाएगा, तो 60k इक्वल टू कितना 15 माइनस 3, इसका मतलब 60k इक्वल टू कितना बच्चों 12। अब बताओ k बराबर कितना 12/16, मतलब 12 पंच 60, इसका मतलब है 1/5। देखिए k का मान क्या निकल गया 1/5। एक ही ट्रिक रखें याद, अगर आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक टेबल बना रहे और उसमें से कुछ निकालना हो, बस झट से उसके सम को 1 कर दीजिए, और 1 करने के बाद आपका वो रिजल्ट, वो क्वांटिटी निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफी मजेदार है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, जहां आपके
एग्जामिनेशन के पर्पज से जो भी बन पड़ेगा, जी हाँ, निश्चित इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। बट आप लोग का भी काम है उसे देखना, उसे समझना और साथ साथ उस पर प्रैक्टिस करके जाना एग्जामिनेशन में, जी हाँ, निश्चित तौर पर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बच्चों।